थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका जीएलसी आईएएस में फिर से स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है। कल मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस चालू करने के पहले एक टर्मिनोलॉजी होती है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। अब ध्यान से देखिएगा, एक टर्मिनोलॉजी जियोग्राफी भी होती है जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, कहीं भी आए जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। ठीक है, उसी तरह सेम जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होगा? जियो का मतलब होता है अर्थ और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब क्या? अगर वी एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपनी मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो हमारी फिजिकल मॉर्फोलॉजी जो है उसमें क्या है कि 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सिर है, ठीक है, 2 आंखें। उसी तरह सेम अर्थ की क्या मॉर्फोलॉजी है, अर्थ के क्या फिजिकल फीचर्स हैं, अर्थ की क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो जो हम पढ़ते हैं, वो सारे जो सब्जेक्ट्स, जो सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं वो किस सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स द स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। अब ध्यान से देखिएगा, जियोमॉर्फोलॉजी में और क्या क्या चीज़ें आ जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ पे आपको नेचुरल चीज़ें जो दिखती है, नेचुरल मीन्स जैसे रोड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल। नेचुरल में क्या क्या दिख सकता है आपको? माउंटेन्स दिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, उसके बाद फिर आपको रिवर्स दिखेंगे, रिवर्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? नेचुरल चीजें हैं। तो इन नेचुरल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। और ये किन के द्वारा होता है? तो अगर ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर या नीचे जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, मतलब अगर आपका ये ओशन है ना, ओशन के अंदर भी आपका ये रहता है, माउंटेन्स रहते हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके ऊपर भी माउंटेन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये लैंडफॉर्म्स कैसे बने, इनका रीज़न क्या है, वही चीज़ें हम, और इनके फीचर्स क्या हैं, इन स्ट्रक्चर्स के फीचर्स क्या हैं, उन्हीं को हम किस में पढ़ते हैं? आपका जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किन प्रोसेसेस से हुआ, इनका रीज़न क्या है? तो उनका रीज़न सिंपल सा हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में पढ़ते हैं ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, इसको हम कौन से प्रोसेसेस में पढ़ते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। अब ध्यान से देखिएगा, एंडो का मतलब क्या हो रहा है? अगर वर्ड से ही देखा जाए तो एंडो का मतलब होता है अंदर से। तो जो फोर्सेस या जो प्रोसेसेस अर्थ के अंदर से निकल रही है, अर्थ के अंदर से जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोजेनिक। लेकिन जो प्रोसेसेस या जो फोर्सेस अर्थ के बाहर से लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। घबराइए मत, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जांपल ले लीजिए आप, वोल्केनो ले लीजिए, या अर्थक्वेक ले लीजिए। इसमें क्या हो रहा है? अर्थक्वेक वोल्केनो में क्या होता है कि अंदर से मैग्मा निकलता है, अंदर से लावा निकलता है, तब जाके आपका वोल्केनो बनता है। अर्थक्वेक में क्या होता है? अंदर से कोई एनर्जी आ रही है सीज्मिक वेव्स के फॉर्म में, और वो आपके अर्थ क्रस्ट को हिलाती है, और उसके कारण हमारा क्या बनता है? अर्थक्वेक बनता है। सेम उसी तरह एक्सोजेनिक में क्या होगा? जैसे एक्सोजेनिक एजेंट्स के नाम लिख लीजिए आप, मतलब कि नाम होते हैं, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है। एक बार आपका माउंटेन बन गया, माउंटेन कैसे बना? आपके एंडोजेनिक प्रोसेस से। तो अब इस माउंटेन पे विंड आएगी, इस माउंटेन से रिवर्स टकराएंगे, तो फिर वो उसमें कुछ चेंज होगा ना। अगर ये आपका माउंटेन है, ये किससे बन गया? मान लो ये है ना, क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन है आपका, ये वोल्केनो से बना, वोल्केनिक माउंटेन। और ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये अंदर से बना है तो इसको हम एंडोजेनिक प्रोसेस बोलेंगे। अब ये माउंटेन बन गया, यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका रिवर है, तो ये सब टकराएगी, तो इसमें इरोजन और वेदरिंग होगा इस माउंटेन का। कुछ सालों के बाद ये माउंटेन आपका माउंटेन नहीं रहेगा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा।
इसकी पीक गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेंज इन द लैंडफॉर्म्स हो गया, लैंडफॉर्म का चेंज हो गया। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये बाहर की फोर्सेस, अर्थ के बाहर की फोर्सेस के द्वारा उस लैंडफॉर्म का चेंज किया जा रहा है, और उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में जो एजेंट्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, विंड हो गया या फिर ग्लेशियर्स हो गए, ये सारी चीजें आपका उसमें आ जाता है, ठीक है। अब हम एक एक करके ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को। एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर से निकलती है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है, तो पहला आता है वेदरिंग। वेदरिंग, ठीक है। तो किसी मटेरियल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, किसी लैंडफॉर्म का या किसी मटेरियल का, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अगर ये रिवर की वजह से या फिर विंड की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से अगर ये टूट रहा है, इसके मटेरियल्स बिखर रहे हैं, टूट रहा है, ठीक है, प्रेशर की वजह से टूट रहा है ये, ठीक है, फोर्स की वजह से इसका मटेरियल्स टूट रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग। सिर्फ अभी टूटा है, ध्यान रखना। वेदरिंग में क्या हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द लैंडफॉर्म है वो टूट के नीचे गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि जो आपका एजेंट्स हैं, एक्सोजेनिक एजेंट्स हैं, कौन कौन से एजेंट्स हो गए, मैंने बताया, विंड बताया, ग्लेशियर्स बताया, उसके बाद रिवर बताया, ठीक है, वेव्स एंड करेंट्स होता है। तो ये सारे जो एजेंट्स होते हैं जब किसी लैंडफॉर्म पे टकराएंगे तो उसको अपना फोर्स देंगे, और कुछ हजार सालों बाद, लाखों सालों बाद ये क्या होगा, इनके जो मटेरियल्स होंगे वो नीचे टूट टूट के गिरेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ लिया, पहला प्रोसेस क्या पढ़ लिया, वेदरिंग प्रोसेस पढ़ लिया, ठीक है। इसकी अगर हम डेफिनेशन पे जाए, टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए, तो इट कैन रेफर टू डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन और डीकंपोजिशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन प्लस डीकंपोजिशन, यही बताया मैंने कि वो वहाँ का जो मटेरियल है वो टूट टूट के नीचे गिरेगा। लेकिन इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इन सीटू प्रोसेस है। ये इन सीटू प्रोसेस है। ये इन सीटू प्रोसेस कैसे, कि वही इन सीटू मतलब वहीं के वहीं, इन सीटू जहाँ पर है वहीं पे प्रोसेस हो रहा है। मतलब अगर ये लैंडफॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ के जो मटेरियल्स है वो टूट टूट के यहीं पे गिर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन सीटू प्रोसेस, और वो क्या कहलाएगा, आपका वेदरिंग कहलाएगा, ठीक है। इसमें जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग, ठीक है। मास मूवमेंट और मास वेस्टिंग में क्या होता है कि एक यहाँ पर वेदरिंग में क्या हो रहा था कि एक पहाड़ है या बहुत बड़ा रॉक ले लो, उसमें से टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं। लेकिन मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग में क्या है कि वो पूरा का पूरा पहाड़ या पूरा का पूरा रॉक ही नीचे गिर जा रहा है। मास मतलब कि पूरा का पूरा रॉक जो है वो नीचे गिर जा रहा है। मास मूवमेंट वो ये प्रीडोमिनेंटली किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। ये प्रीडोमिनेंटली किसके कारण होता है, प्रीडोमिनेंटली इट अकर्स ड्यू टू ग्रेविटी। प्रीडोमिनेंटली ग्रेविटी के कारण होता है। किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है। इसमें वेदरिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी रॉक के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि फिर वो फ्लो करने में आसानी पड़ेगी। लेकिन मास वेस्टिंग में क्या हो रहा है कि वो पार्टिकल्स को हम तोड़ नहीं रहे, वो पूरा का पूरा रॉक जो है वो मूव कर दे रहा है। मास वेस्टिंग, उसमें वेदरिंग हो सकता है, मतलब वेदरिंग कैन बी वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन इट इज नॉट द प्रीडोमिनेंट फैक्टर। प्रीडोमिनेंट फैक्टर मास मूवमेंट में क्या है, आपका ग्रेविटी है, ठीक है। और तीसरा जो प्रोसेस होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस में ही, वो होता है इरोजन। तो इरोजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स। अब देखना, वेदरिंग का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो टूट के नीचे गिर गए, अभी वहीं पर है, इन सीटू प्रोसेस है। लेकिन इरोजन में क्या हुआ, वो जो पार्टिकल्स हैं वो फिर दूसरी जगह है, मतलब इट इज अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द वेदरिंग, ठीक है। तो इरोजन में क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि ये आपका पेन है, ठीक है,
कुछ सालों के बाद इसके जो पेन के टुकड़े हैं वो नीचे गिर गए, यहीं पे गिरे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। लेकिन मान लो कि यहाँ से रिवर आई और ये जो पार्टिकल्स हैं, पेन के पार्टिकल्स हैं, ये बहा के दूसरी जगह लेके जा रही है, XC2 हो रहा है, इन situ नहीं हो रहा है, ये XC2, इस प्लेस पे वेदरिंग हुआ लेकिन वो दूसरी जगह लेके जा रहा है। किसके वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से हो सकता है, रिवर्स की वजह से हो सकता है, रिवर्स की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरोजन। तो इरोजन इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स। ठीक है, अब हम आते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस में, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। या तो हमने क्या पढ़ लिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक हमने चालू किया, एक्सोजेनेटिक में हमने 3 प्रोसेसेस पढ़ लिए, कौन कौन से, वेदरिंग प्रोसेस पढ़ लिया, मास मूवमेंट पढ़ लिया और इरोजन पढ़ लिया। मास मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा कि ये ग्रेविटी की वजह से होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि वेदरिंग होगा ही होगा, ठीक है, इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, ठीक है, और बिना वेदरिंग के भी मास वेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। इरोजन में भी हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर मटेरियल्स। अब हम दूसरा टॉपिक निकाल रहे हैं, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, और दूसरा होता है रैपिड मूवमेंट, स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। स्लो और रैपिड हम इसलिए यहाँ पे इन वर्ड्स का जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, वो इससे निकाला जा रहा है कि कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। एंडोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के अंदर से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, स्लो मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे है ना वो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे वो प्रोसेस बिल्ड हो रही है, अंदर से भी अगर प्रेशर आ रहा है तो वो धीरे धीरे किसी चीज लैंडफॉर्म को बना रहा है। लेकिन जो आपका रैपिड मूवमेंट है उसमें क्या हो रहा है कि एकदम से एनर्जी आ रही है और एकदम से वो लैंडफॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। पहले रैपिड मूवमेंट का हम सडन मूवमेंट या रैपिड मूवमेंट का हम रैपिड या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सडन भी बोल सकते हैं। तो सडन मूवमेंट का हम देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें क्या होगा, अर्थक्वेक और वोल्केनो, अर्थक्वेक और वोल्केनो। हमें ये पता रहता है कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन सा है, हमें ये पता रहता है कि वोल्केनो प्रोन एरिया कौन सा है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि वो कब निकलेगा, कब अर्थक्वेक आएगा, कब वोल्केनोज आएंगे, ये हमें नहीं पता रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैपिड। अचानक आ जाता है, अचानक है ना हमको खबर मिलती है कि यहाँ पे वोल्केनो फूटा या यहाँ पे इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो लेकिन अगर आप स्लो मूवमेंट देखेंगे तो आपने कभी ये न्यूज़ नहीं देखी होगी कि अचानक कोई पहाड़ बन गया। पहाड़ बनने में बहुत सालों लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक और वोल्केनो रैपिड मूवमेंट होते हैं, वो सडन होते हैं, एकदम से होते हैं, ठीक है। तो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस 2 प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, रैपिड या सडन मूवमेंट हो सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल कौन सा है, अर्थक्वेक और वोल्केनो। और जो आपका स्लो मूवमेंट है उसको हम एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। स्लो मूवमेंट को हम और क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, डायस्ट्रोफिज्म या स्लो मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्लो मूवमेंट मैं फिर से बता देता हूँ, स्लो मूवमेंट का क्या मतलब हुआ कि वो धीरे धीरे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर अंदर से एनर्जी निकल रही है तो एक टाइप तो ये हो जाता है कि एनर्जी एकदम से निकल गई, जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थक्वेक और वोल्केनो, उसको हमने क्या बोल दिया, सडन या फिर रैपिड मूवमेंट। लेकिन एक होता है कि एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है और आपके लैंडफॉर्म को उस तरह फॉर्म कर रही है। तो इसमें 2 प्रकार, जैसे एग्जाम्पल माउंटेन फॉर्मेशन या कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, ये स्लो मूवमेंट में आते हैं। स्लो मूवमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओरोजेनिक, ओरोजेनिक, और दूसरा होता है एपिरोजेनिक, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक, ठीक है। ओरोजेनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया ना आपको, ज्योग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी में जो जियो वर्ड आता है उसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है। लेकिन जहाँ ये हो गया कि जहाँ भी जियो आएगा उसका मतलब क्या होगा, अर्थ होगा। उसी तरह ओरोजेनिक, ओरोजेनिक, जहाँ भी ओरो आएगा उसका मतलब होगा आपका माउंटेन, जहाँ भी ओरो सफिक्स लगा रहेगा, प्रीफिक्स लगा रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। उसी तरह एपिरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, एपिरो का मतलब कॉन्टिनेंट और ओरो का मतलब माउंटेन। तो ओरोजेनिक कौन सी प्रोसेसेस हो गई, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस हो गई। कौन सी प्रोसेसेस हो गई, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस,
ठीक है। एपिरोजेनिक प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेसेस हो गई, ये आपकी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेसेस हो गई, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेसेस। अब ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां तक समझ में आया हमने क्या पढ़ लिया, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस पढ़े, उसमें दो प्रोसेस, पहले हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ा, उसमें दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में हमने तीन प्रोसेसेस पढ़े, कौन कौन से, एक तो आपका वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, और वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट हो गया, ठीक है। और उसी तरह हमने एंडोजेनेटिक में दो प्रकार के पढ़े, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में कौन से दो प्रकार के पढ़े, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। रैपिड मूवमेंट में हमने अर्थक्वेक और वोल्केनो का एग्जांपल देख लिया, ठीक है। अब हम ओरोजेनिक मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके पहले फोर्सेस के बारे में देख लीजिए आप। जैसे अगर दो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। ये शायद मैंने पिछली वाली क्लास में आपको पढ़ाया है, लेकिन एक बार और देख लीजिए आप। कंप्रेसिव फोर्स, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि उसको ये ऐसे खींच रहा है, तो इसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। कौन सा फोर्स बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स। ये आपके अभी माउंटेन बिल्डिंग वाले प्रोसेस में आएगा, ठीक है। तो हमने अभी दो प्रोसेसेस कौन से पढ़े थे, ओरोजेनिक प्रोसेस, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। तो ओरोजेनिक को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओरोजेनिक का मतलब क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो माउंटेन बिल्डिंग दो टाइप से हो सकते हैं, दो टाइप से हो सकते हैं, या तो फोल्डिंग हो सकता है, या दूसरा हो सकता है फॉल्टिंग, फोल्डिंग या फॉल्टिंग, ठीक है। ओरोजेनिक प्रोसेसेस मतलब कि माउंटेन बिल्डिंग जो हो रही है वो कितने टाइप से हो सकती है, तो या तो फोल्डिंग हो सकती है या फॉल्टिंग हो सकती है, ठीक है। फोल्डिंग हो सकती है या फॉल्टिंग हो सकती है। अब ध्यान से देखना, फोल्डिंग का एग्जांपल कौन सा है, मान लो कि ये आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है। तो इसमें जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे, कौन सा स्ट्रेस लगा रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये आपका अगर कोई लिथोस्फेरिक प्लेट है और यहाँ से ये फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं। कंप्रेसिव मतलब कि हम ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं उसको। तो अगर ये आपका लिथोस्फेरिक प्लेट है, तो ध्यान से देखना, ये जब हम कंप्रेस लगाएंगे तो इसमें ये फोल्डिंग हो रही है, ये पेज की फोल्डिंग हो रही है ना, सेम ऐसे ही अर्थ क्रस्ट की भी फोल्डिंग होती है। और ये जो ऊंचा वाला जो पोर्शन है, यही माउंटेन फॉर्मेशन होता है। कैसे, फिर से बता देता हूँ। ये एक लिथोस्फेरिक प्लेट है, जब आप इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स कहाँ से आ रही है, विद इन द अर्थ, इसलिए हम उसको एंडोजेनेटिक पढ़ते हैं। और ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, इसलिए हम इसको ओरोजेनिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे ये करेगी तो ये फोल्ड होगा, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये कुछ ऐसा पोर्शन बनेगा, तो ये फोल्ड हो गया, तो ये वाला जो होगा पोर्शन, इसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, एंटीक्लाइन। और ये वाला जो नीचे वाला है, इसको हम सिनक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये फोल्डिंग की वजह से बनता है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, तो फोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इन विच प्रीडोमिनेंट कौन सा फोर्स है आपका, प्रीडोमिनेंट कौन सा फोर्स है, प्रीडोमिनेंट कौन सा फोर्स है आपका, कंप्रेसिव फोर्स है। मतलब इसमें टेंसाइल फोर्स भी लग सकता है, कंप्रेसिव फोर्स, लेकिन ज्यादातर इसमें कौन सा फोर्स यूज होता है, तो प्रीडोमिनेंटली कौन सा फोर्स यूज हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स। इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जो नीचे वाला रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन, और जो ऊपर वाला रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन। जो ऊपर वाला रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, हिमालयन माउंटेन्स जो फॉर्म हुए, एग्जाम्पल जो है हिमालयन माउंटेन्स जो फॉर्म हुए वो आपका फोल्डिंग से ही फॉर्म हुए। हिमालयन माउंटेन्स आपका फोल्डिंग से फॉर्म हुए। अब फॉल्टिंग में देखिए, फॉल्टिंग में मतलब क्या हुआ कि फॉल्ट बन रहा है। फॉल्ट का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, दरारें। फॉल्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, दरारें बताया था, ठीक है। तो अब हमने फोल्डिंग पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉल्टिंग। फॉल्टिंग में क्या होगा, जैसे अगर ये आपका कोई लिथोस्फेरिक प्लेट है, और ये आपका लिथोस्फेरिक प्लेट 1, और ये लिथोस्फेरिक प्लेट 2, और ये मान लीजिए लिथोस्फेरिक प्लेट 3, ठीक है। तो हमने फोल्डिंग में क्या पढ़ा कि फोल्डिंग क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस से बनता है। जब कंप्रेस करोगे तो उससे क्या बन जाएगा आपका, फोल्डिंग बन जाएगा, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स बन जाएगा। फॉल्टिंग में क्या होगा कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, मतलब कि ये दोनों ऐसे फोर्स लगेंगे,
ये दोनों ऐसे फोर्स लगे तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएगा और ये दोनों इधर भाग जाएंगे। मतलब इसका जो जब ये फोर्स लगेगा तो इसका सेकंड वाला डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब ये आपका LP1 हो गया, ये LP2 हो गया, ये LP3 हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे खींचेंगे तो ये नीचे वाला जो ब्लॉक है LP2 ये नीचे गिर जाएगा। तो देख रहे हो ये माउंटेन वाला फॉर्म हो गया, क्योंकि ये एलिवेटेड पोर्शन है ना। माउंटेन इज नथिंग बट एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ। माउंटेन की अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो LP1, LP2, LP3 इसमें जब हमने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, कौन सा स्ट्रेस लगाया, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या हुआ कि LP1 इधर भागेगा, LP3 इधर भागेगा और LP2 नीचे चले जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन एलिवेटेड पोर्शन रहता है इसको हम बोलते हैं ग्रेबन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन। और जो नीचे वाला जो रहता है जो ये ग्रेबन नहीं बोलेंगे, ये नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेबन बोलेंगे। और ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, होस्ट्स, HORSTS। ठीक है, तो जो उठा हुआ पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट्स। और जो नीचे वाला जो बीच में जो दब गया है पोर्शन, ग्रेबन बोलेंगे। और ये ग्रेबन यही पोर्शन क्या बनाएगा, आपका वैली बनाएगा। आपने देखा होगा ना, वैली का मतलब क्या होता है, नीचे वाला लो लैंड पोर्शन बिटवीन टू माउंटेन्स। ये दो माउंटेन है, इसके नीचे जो लो लैंड पोर्शन है वही आपका वैली बनाएगा। तो ये ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन हम देख रहे थे। इस माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन, ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, तो ब्लॉक माउंटेन आपका फॉल्टिंग से बनेगा। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन किसका एग्जाम्पल है, फॉल्टिंग का एग्जाम्पल है। और फॉल्टिंग में कौन सा प्रीडोमिनेंटली कौन सा फोर्स लगता है, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, टेंसाइल फोर्स या स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगेगा। अब ये आप ध्यान से देखिएगा, जो ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन है इसमें आप फिर से एक दूसरा भी एग्जांपल ले लीजिए। इसमें जैसे ये LP1 ले लीजिए, ये LP2 ले लीजिए। ठीक है, ये अगर आप ऐसा स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसमें LP1 एक नीचे चले जाएगा, एक ऊपर चले जाएगा, ऐसे खींच रहे हैं ना हम उसको, तो एक नीचे चले गया, एक ऊपर चले गया। मतलब क्या हुआ, ये ऐसा कुछ पोर्शन हो गया। तो ये उठा हुआ वाला पोर्शन हो जाएगा ना, ये उठा हुआ वाला पोर्शन हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, माउंटेन बोल देंगे। ये ड्यू टू फॉल्टिंग, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन एक होता है जिसमें अगर आप एक्सट्रीम कंप्रेशन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं आप, एक्सट्रीम कंप्रेशन। मैंने क्या बताया था, फोल्डिंग किससे बनता है, कंप्रेशन से बनता है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम कंप्रेशन लगा रहे हैं, अगर आप, ये तो आपका पेपर है, कंप्रेशन क्या लगा रहे थे अपन, कंप्रेशन लगा रहे थे, फोल्ड माउंटेन बन रहे थे, ये आपका पेपर है। लेकिन आप समझिए कि ये क्रस्ट है, लिथोस्फेरिक प्लेट है आपका, लिथोस्फेरिक प्लेट है। तो इसको, ये ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब इसको जितना ज़्यादा मोड़िएगा ना आप उतना टूट जाएगा ये। तो जब आप ज़्यादा मोड़िएगा, इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाइएगा, तो ये यहाँ से, ये वाले पोर्शन से टूटना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही टूटेगा तो एक फॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, फॉल्ट। तो और उसी माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स, फॉल्ट माउंटेन। इसका मतलब क्या हुआ कि फोल्ड माउंटेन्स जो बनेंगे, जैसे हिमालयाज है, फोल्ड माउंटेन किससे बने हैं आपके, कंप्रेसिव स्ट्रेस से, कंप्रेसिव स्ट्रेस से। ठीक है, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस अपन लगाया नॉर्मली, तो एक एंटीक्लाइन बन गया, एक सिंक्लाइन बन गया। ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन्स हो गए। लेकिन फॉल्ट माउंटेन्स क्या होते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स दो प्रकार से बन सकते हैं। एक तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस से बन सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस, एग्जाम्पल क्या हुआ, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, ब्लॉक माउंटेन्स। और दूसरा होता है एक्सट्रीम कंप्रेशन, एक्सट्रीम कंप्रेशन, एक्सट्रीम कंप्रेशन। ठीक है, एक्सट्रीम कंप्रेशन में क्या होगा कि ये मान लो कि ये ब्रिटल इन नेचर होगा, तो ये अगर ऐसे करोगे, ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स लगाओगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटल इन नेचर है। और यही हमारा, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। क्योंकि फॉल्ट माउंटेन्स बन कैसे रहा था, टेंसाइल स्ट्रेस से बन रहा था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, एक्सट्रीम कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, और उसके कारण जो आपका क्रस्ट है वो टूट जा रहा है, और वो क्या बना रहा है आपका, फॉल्ट माउंटेन्स। वो क्या बना रहा है आपका,
फॉल्ट माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने ओरोजेनिक, हमने एंडोजेनेटिक प्रोसेस पे पढ़ा जिसमें हमने स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट पढ़ा। रैपिड मूवमेंट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक और वोल्केनोस को भी हमको डिटेल में पढ़ना है। स्लो मूवमेंट में, जिसको हम डायस्ट्रोफिज्म भी बोलते हैं, उसमें हमने ओरोजेनिक पढ़ लिया। ओरोजेनिक में 2 प्रकार के होते हैं, मतलब माउंटेन बिल्डिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार से, एक तो फोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं या फॉल्ट माउंटेन्स हो सकते हैं। फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल कौन सा हो गया आपका, हिमालयस हो गए। ठीक है, और जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं वो प्रीडोमिनेंटली कौन से फोर्स से बनते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस से बनते हैं। लेकिन फॉल्ट माउंटेन्स है वो 2 फोर्सेस से बन सकते हैं। कौन कौन से, टेंसाइल फोर्स से बन सकते हैं और एक्सट्रीम कंप्रेशन से बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ये आप GLCIS का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, और कल हम एपिरोजेनेटिक मूवमेंट जो कि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।